हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स। स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 7 का पार्ट 1 हम लोगों ने किया था। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 7 उसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर 7 का नाम है मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन स्टूडेंट एंड द मार्जिनल पीपल इन द 20th सेंचुरी। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर 7 का पार्ट 1 मैंने बना के रखा था, जिसमें मैंने मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन के बारे में पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, पार्ट 1 में। इस चैप्टर का मैं 3 पार्ट बनाने वाला था, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट पार्ट में मैंने वुमेन के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज ये इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो कि 20th सेंचुरी में हुए। ठीक है, जैसे कि एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आर्म रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। इन सब में स्टूडेंट का क्या किरदार रहा, क्या रोल रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, स्टूडेंट का आज की वीडियो में। उसके बाद लास्ट पार्ट जो होगा वो होगा द मार्जिनल पीपल इन द 20th सेंचुरी के बारे में, लास्ट वीडियो। ठीक है, आज हम लोग स्टूडेंट का डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट में स्टूडेंट का क्या रोल रहा, किरदार रहा, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट का बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में। ठीक है, 20th सेंचुरी बोलता किसको है? 1901 से लेकर 1999 का जो टाइमलाइन होता है उसको बोला जाता है 20th सेंचुरी, 20वीं सदी। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहता हूं कि बैकग्राउंड में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से स्टूडेंट के माइंड सेट बदल गया। यानी स्टूडेंट ये सोचने लगा कि हाँ, जो भी मूवमेंट हमारे देश में चलाए जा रहे हैं, कंट्री में जो चलाए जा रहे हैं, इंडिया में, हमको उसमें अपने लीडर्स का साथ देना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स थे उस वक्त जो बहुत सारे मूवमेंट को लीड कर रहे थे, चला रहे थे, उसको आगे बढ़ा रहे थे। तो स्टूडेंट का कैसे इस तरह से माइंडसेट बना कि हमको भी हमारे लीडर्स का साथ देना चाहिए। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो असर हुआ होगा, दुनिया में कुछ ना कुछ उस वक्त तो हो रहा होगा। तो देखिए, एक चीज आपने जरूर सुना होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ 1789 में और 1799 तक चला। फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रांस में, ठीक है, जो डिक्टेटरशिप चल रहा था, ठीक है, तानाशाह, मतलब एक राजा रहेगा वही पूरे कंट्री को चलाएगा, उसका मर्जी से ही पूरा कंट्री चलेगा। तो वहां का जो तानाशाह था, ठीक है, जो वहां का जो डिक्टेटर था, उसको उखाड़ कर वहां की जनता ने फेंक दिया और वहां पर नेपोलियन बोनापार्टे आ गया था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उसके बाद अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर हो रहा था। ठीक है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर ये चला था 1775 से लेकर 1783 तक। ठीक है, 1775 से लेकर 1783 तक चल रहा था अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर, अब जिससे अमेरिका आजाद हुआ था। ठीक है, तो यही सारी चीजें स्टूडेंट के दिमाग में बहुत हद तक असर कर रही थी। ठीक है, और स्टूडेंट को लग रहा था कि हमको भी अपने लीडर्स का यहाँ पर साथ देना चाहिए इंडिया को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद और भी कई सारी चीजें हुई। ये तो मैंने आपको 1789, 1799 है ना, 1775, 83 इसका बारे में मैंने आपको बताया। इंडिया में क्या हुआ था? इंडिया में एक बहुत ही फेमस टीचर थे, हेनरी लुइस विवेन दे रोजियो। ठीक है, दे रोजियो आप नाम याद रख सकते हैं, इनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। इनके फॉलोअर्स को यंग बंगाल कहा जाता है। दे रोजियो महज 18 साल की उम्र में 1827 में, ठीक है, 1827 एडी में वो हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर बनकर आया। अब देखिए, इतना यंगेस्ट प्रोफेसर हिंदू कॉलेज का, ठीक है, इतना यंगेस्ट प्रोफेसर जब कॉलेज में एज अ प्रोफेसर बन के आता है, इतना यंग आदमी, तो स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होता ही है। ठीक है, उससे अफेक्टेड होता ही है। और यंग बंगाल को, यानी दे रोजियो के जो स्टूडेंट थे उनको यंग बंगाल कहा जाता था। दे रोजियो ने अपने स्टूडेंट को बताया कि आपको बेकार की बातों, झूठ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आपको सच का साथ देना चाहिए। ठीक है, और इस बात को चलाए रखने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था जिसको कहा जाता है एकेडमिक एसोसिएशन। एकेडमिक एसोसिएशन बनाया था किसने? दे रोजियो ने। कब बनाया था? 1827 में। ठीक है, 1827 में हेनरी लुइस विवेन दे रोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन बनाया था। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है वो गलत चीजों में ना पड़े, झूठ की बातों में ना पड़े, बल्कि सच के पैरोकार बने। ठीक है, तो ये था एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ हेनरी लुइस विवेन दे रोजियो। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट में
जो कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट ने किया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो हुआ था, देखिए 20वीं सदी के शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया था जिसको कहा जाता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, देखिए हर मूवमेंट का पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर मूवमेंट चलाया जा रहा है तो जाहिर उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। मैं यहाँ पर जब भी स्टूडेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा उस मूवमेंट में, चाहे वो एंटी पार्टीशन हो, नॉन कॉपरेशन हो, सिविल डिसोबीडियंस हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, हर मूवमेंट का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूंगा कि आखिर ये मूवमेंट चलाया क्यों गया और इसका खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था उस वक्त। ठीक है, तो देखिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल शुरू होने से पहले एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ वो हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल डिवाइड हो गया, लेकिन 1905 को ही, ठीक है, इसी साल में जुलाई के महीने में यह ऐलान कर दिया गया था। जुलाई के महीने में यह पूरे बंगाल में ऐलान कर दिया गया था, या पूरे इंडिया में ऐलान कर दिया गया था कि 16 अक्टूबर 1905 को, यानी इसी साल के 16 अक्टूबर को बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाएगा। यह ऐलान कब किया गया? जुलाई के महीने में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये मान लीजिए मैं बंगाल का नक्शा बना दे रहा हूं, मेरा ड्राइंग काफी खराब है लेकिन फिर भी आप मोटा मोटी मान लीजिए ये बंगाल है। ठीक है, आज के हिसाब से अगर हम लोग समझे तो बंगाल जो है आज का बांग्लादेश, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सबको मिलाकर उस वक्त का बंगाल बनता था। ठीक है, अंग्रेजों ने जुलाई के महीने में यह ऐलान किया कि बंगाल को दो हिस्सा में डिवाइड किया जाएगा। अंग्रेजों ने कारण ये बताया था कि बंगाल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हमको इसको मैनेज करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हम इसको दो भाग में जब डिवाइड कर देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में उतना ज्यादा दिक्कत हमको आएगा नहीं। ठीक है, बंगाल को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा बन जाएगा ईस्ट बंगाल, ठीक है, एक हिस्सा बन जाएगा ईस्ट बंगाल और एक हिस्सा बन जाएगा वेस्ट बंगाल। लेकिन अंग्रेजों ने ये जो कारण बताया था ये झूठा कारण था। उनका असल कारण ये था कि ईस्ट बंगाल में जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है और वेस्ट बंगाल में जो आबादी है वो हिंदू आबादी है। तो अगर हम लोग ईस्ट और वेस्ट बंगाल को अगर हम लोग अलग करेंगे तो अल्टीमेटली हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो जाएगा, और अलग होना ही हमारी ताकत है, क्योंकि जब तक ये अलग रहेंगे तब तक हम इन पे रूल कर सकते हैं। अगर ये जिस दिन ये एक हो गए उस दिन हमारा भी यहाँ से बोरिया बिस्तर हमको बांधने का नौबत आ जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो कारण बताया था वो झूठा कारण था कि बंगाल बहुत बड़ा है, हमको मैनेज करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। असल कारण ये था कि हिंदू मुस्लिम को अलग करना था। ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम आबादी वाला था और वेस्ट बंगाल हिंदू आबादी वाला था। तो जब ये ऐलान किया गया जुलाई के महीने में कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का डिवीजन कर दिया जाएगा, ठीक है, दो हिस्सा में, तो अब जो ये ऐलान किया गया तो इसमें स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। क्या योगदान किया उन्होंने? देखिए, जुलाई के महीने में यह ऐलान किया गया कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का डिवीजन कर दिया जाएगा। जुलाई के मतलब उसी महीने के एंड में, ठीक है, जुलाई के एंड में लगभग 5000 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, 5000 स्टूडेंट ने उस वक्त का रिपन कॉलेज, ठीक है, नाम था रिपन कॉलेज, जो आज का बहुत ही फेमस कॉलेज है जिसका नाम है सुरेंद्र नाथ कॉलेज। ठीक है, उस वक्त उसका नाम था रिपन कॉलेज। ठीक है, 1905 में, जुलाई 1905 को, जुलाई के एंड शुरुआत में यह ऐलान किया गया कि 16 अक्टूबर 1905 को डिवीजन कर दिया जाएगा बंगाल का। जुलाई के एंड में, क्योंकि सारे बंगाल में लगभग प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो चुका था, तो ये सब करते करते जुलाई का एंड आ गया और वहां एंड में स्टूडेंट ने, लगभग 5000 स्टूडेंट ने रिपन कॉलेज में एक मीटिंग किया। रिपन कॉलेज का आज नाम है सुरेंद्र नाथ कॉलेज। 5000 स्टूडेंट ने वहां पर मीटिंग की और यह ऐलान किया गया कि हम पूरे बंगाल में, केवल बंगाल में, ठीक है, क्योंकि यह मामला ही बंगाल का था, केवल बंगाल में हम लोग स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट हम लोग चलाएंगे। बॉयकॉट मूवमेंट क्या होता है कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई भी सामान, ठीक है, बड़ा से लेकर एक सुई तक, बड़ा सामान से लेकर एक सुई तक का लगभग सारा सामान का हम लोग बाइकआउट करेंगे। और स्वदेशी मूवमेंट किसको बोलते हैं कि बाइकआउट करने के बाद, ठीक है, जब हम लोग सामानों का बाइकआउट कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे,
तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ चीजें तो यूज करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग इंडिया में बना हुआ, बंगाल में बना हुआ सामान हम लोग यूज करेंगे। यानी जो बंगाल में बना है, हमारे लोकल एरिया में जो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने बनाया है, उसको हम लोग यूज करेंगे। उसका प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे और अंग्रेजी सामान का हम लोग बाइकआउट करेंगे। ठीक है, ये उस मीटिंग का एजेंडा था। अब जब स्टूडेंट बाइकआउट मूवमेंट में उतर गए, ठीक है, तो बाइकआउट मूवमेंट ये लोग किस तरह से करते थे, पहले तो सामानों का बाइकआउट किया। अब स्टूडेंट है, देखिए स्टूडेंट है तो सामानों का बाइकआउट ये कैसे करेंगे, वो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं अंग्रेजों का बनाया हुआ, वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं अंग्रेजों का बनाया हुआ, वो जिस कलम से या पेंसिल से लिख रहे हैं अंग्रेजों का बनाया हुआ, जिस कॉपी में लिख रहे हैं, जिस किताब को पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि टीचर भी बहुत सारे अंग्रेज थे। तो किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, जो कुछ भी स्टेशनरी का जो भी सामान है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी सामान है, उन सब का बाइकआउट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सारा सामान अंग्रेजों का बनाया हुआ सारा सामान को लिया और जगह जगह पर उन सामानों को जलाना भी शुरू किया। ये इस बात का ऐलान था कि हम अंग्रेजी सामानों का बाइकआउट कर रहे हैं। खुला ये ऐलान था, ठीक है, कि हम सारे अंग्रेजी सामानों का बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट मूवमेंट इस तरह से शुरुआत हुआ और तेजी पकड़ लिया इसने। ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट भी संग संग चल रहा था, क्योंकि अगर बाइकआउट करेंगे अंग्रेजी सामान को, तुमको कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो जब ये लहर बहुत ज्यादा तेज हो गई, बाइकआउट मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट, तो अंग्रेज भी ये देख रहे थे। अंग्रेज भी तो इस मामले में चुप नहीं बैठने वाले थे। तो अंग्रेज का उस वक्त एक सिविल सर्वेंट था, ठीक है, तो उस सिविल सर्वेंट का नाम था कार्लाइल। कार्लाइल, आपने नाम जरूर सुना होगा, कार्लाइल। ठीक है, इसने क्या किया, 22 अक्टूबर, देखिए 16 अक्टूबर 1905 को डिवाइड हो चुका है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या करता है, 22 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 1905 को एक ऐलान जारी करता है बंगाल में, जिसका नाम था कार्लाइल सर्कुलर। आपने जरूर सुना होगा, कार्लाइल सर्कुलर ये जारी करता है। ठीक है, कार्लाइल दरअसल उसका नाम है। ठीक है, और सर्कुलर मतलब फैलाना, मतलब मेरा जो हुक्म है, ठीक है, मेरा जो लिखित है उसको पूरे बंगाल में आप फैला दो, मेरा जो हुक्म है। तो कार्लाइल सर्कुलर, कार्लाइल उस वक्त का सिविल सर्वेंट था अंग्रेज का, और सर्कुलर मतलब फैलाना, है ना। तो कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया 22 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में। ये एक तरह से खुला धमकी था किसको, स्टूडेंट्स को। ठीक है, और पूरे बंगाल के लोगों को, खासकर स्टूडेंट को ये धमकी दी कि कार्लाइल सर्कुलर के तहत, याद रखिएगा कार्लाइल सर्कुलर का डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1905। उसमें स्टूडेंट से खास करके ये कहा गया था कि आपने, जिन लोगों ने कॉलेज को छोड़ा है, स्कूल्स को छोड़ा है, और अंग्रेजी किताबों, कॉपियों और कलम का जो आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, बाइकआउट जो कर रहे हैं, जल्द से जल्द अपना कॉलेज में अपनी पढ़ाई के लिए चले जाए। अगर आप जल्द से जल्द अगर बाइकआउट मूवमेंट बंद नहीं करते हैं, कॉलेज में जाना अगर शुरू नहीं करते हैं, तो बाइकआउट मूवमेंट बंद ना करने के लिए पुलिस आप पर हमला भी करेगी। ठीक है, लाठीचार्ज भी कर सकती है। और अगर आपने बाइकआउट मूवमेंट करके अगर कॉलेज छोड़ा, तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। सरकारी स्कीम से अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो वो फायदा भी मिलना आपको बंद हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स थे, हिंदुस्तानी टीचर जो कॉलेजेस, स्कूल में पढ़ाया करते थे, उनको भी कहा गया कि अगर आप पढ़ाना छोड़ देते हो कॉलेज से, तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये एजुकेशन डिपार्टमेंट पे सीधा सीधा हमला था, धमकी थी। ठीक है, तो कार्लाइल सर्कुलर तो यही था कि स्टूडेंट को धमकी देने के लिए कार्लाइल सर्कुलर 22 अक्टूबर 1905 को बनाया गया था। अब बेसिकली स्टूडेंट को ये खास करके बोला गया था कि अगर आप बाइकआउट मूवमेंट बंद ना करके अगर पढ़ाई की तरफ नहीं जाते हैं, तो आपको कॉलेज से भी निकाला जाएगा, अरेस्ट भी किया जाएगा, और टीचर्स जो इस मामले में शामिल है उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्लाइल सर्कुलर तो बन गया 22 अक्टूबर 1905 को। अब बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो रहा था स्टूडेंट को, कॉलेज से भी निकाला गया। तो इसको तोड़ने के लिए, इसका सामना करने के लिए सिटी कॉलेज का एक स्टूडेंट था जो बीए उस वक्त कर रहा था। ठीक है, उसी साल, ठीक है, 1905 को ही सिटी कॉलेज का एक स्टूडेंट था जो उस वक्त बीए कर रहा था। ठीक है, उसका नाम था सचिंद्र प्रसाद बोस। सचिंद्र प्रसाद बोस। इसने 4 नवंबर, याद रखिएगा 4 नवंबर 1905 को एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाया। एंटी सर्कुलर सोसाइटी, आई होप हम जो लिख रहे हैं वो आपको दिखता होगा। ठीक है, तो
कार्लाइल सर्कुलर को तोड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उसको पूरी तरह से खारिज करने के लिए सिटी कॉलेज का, उस वक्त आज भी सिटी कॉलेज है, ठीक है, सिटी कॉलेज का एक स्टूडेंट था, उसी साल 1905 को ही सिटी कॉलेज का एक स्टूडेंट था सचिंद्र प्रसाद बोस। उसने 4 नवंबर 1905 को ही एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाया। अब ये एंटी सर्कुलर सोसाइटी क्या था, ये पूरी तरह से कार्लाइल सर्कुलर को खत्म कर देता है। जैसे कि कार्लाइल सर्कुलर में क्या था कि जो स्टूडेंट बायकॉट मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं और कॉलेज नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई को छोड़कर उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया है, उनको तो पहले कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो अब कॉलेज से जिसको निकाल दिया जा रहा है, जाहिर है उसका एजुकेशन रुक गया है, उसका एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से रुक गई है, उसकी खत्म हो गई है, तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो इसने क्या किया, इसने पढ़ाई का इंतजाम किया। किसने? एंटी सर्कुलर सोसाइटी ने। जो स्टूडेंट स्कूल कॉलेजेस अंग्रेजों का छोड़ दे रहे हैं, या किताबें, कॉपियां, पेंसिल्स, पेन, ये सब जो इस्तेमाल करना छोड़ दे रहे हैं, तो उनका पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करने का काम किसका था? एंटी सर्कुलर सोसाइटी का था। जो टीचर्स अपना नौकरी छोड़ दे रहे हैं, बायकॉट मूवमेंट का सपोर्ट करने के लिए उनको नौकरी भी दे रहा है, ठीक है, कौन? एंटी सर्कुलर सोसाइटी। और बायकॉट मूवमेंट में एक चीज होता था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, कि अंग्रेजी सामान अगर कोई दुकानदार बिक्री कर रहा है, ठीक है, बेच रहा है, तो उसको दुकान के सामने धरना देना, यानी दुकान के सामने ही बैठ जाने को बेसिकली जमीन में बैठ जाने को धरना देना बोलते हैं, ठीक है। तो धरना भी दिया गया, बहुत सारी रैलियां भी निकाली गई, और रैलियों के जरिए नेशनलिज्म का प्रोपेगेंडा फैलाया गया। नेशनलिज्म किसको बोलते हैं? नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी भावना जो आपको ये बताता हो कि आप कुछ भी नहीं हो, आपसे पहले आपका देश है, ठीक है। नेशनलिज्म उस वक्त इंडिया में बहुत उमड़ रहा था, ठीक है, उसका जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, नेशनलिज्म का भावना बहुत तेजी से बढ़ रहा था उस वक्त। तो ये सब काम था एंटी सर्कुलर सोसाइटी का, कि जिसका पढ़ाई रुक गया है उसका पढ़ाई का इंतजाम करना, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि 8 नवंबर 1905 को, ठीक है, 8 नवंबर 1905 को, ठीक है, रंगपुर में एक स्कूल बनाया जाता है। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर में एक स्कूल बनाया जाता है। उसके बाद 11 मार्च 1906 को, 11 मार्च 1906 को एक मीटिंग की जाती है, ठीक है। उस मीटिंग का जो चेयरमैन होता है वो होता है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर उस मीटिंग के चेयरमैन होते हैं, और उसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल होते हैं, और उनके साथ 92 मेंबर्स होते हैं। कब? ये मैं बात कर रहा हूं 11 मार्च 1906 की। जब, ध्यान से समझिए, जब एंटी सर्कुलर सोसाइटी 4 नवंबर 1905 को आया, तो उसके तहत जिन स्टूडेंट्स का पढ़ाई लिखाई रुक गया था, थम गया था, उनका पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया गया। उसी के तहत 8 नवंबर 1905 को रंगपुर, ठीक है, नाम मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, रंगपुर में एक स्कूल कायम किया गया, ठीक है, 8 नवंबर 1905 को। ये हालात देखते 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 11 मार्च 1906 को एक मीटिंग की गई, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, ठीक है, और उनके साथ 92 मेंबर्स थे, ठीक है। और उन 92 मेंबर्स जिसके चेयरमैन थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन सब ने मिलकर बनाया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन नाम याद रहेगा। अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया कब? 11 मार्च 1906 को, और इसके जो पहले प्रिंसिपल थे वो थे औरोबिंदो घोष, नाम याद रहेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के जो पहले प्रिंसिपल थे वो थे औरोबिंदो घोष। और इस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने बंगाल में 1906, देखिए 11 मार्च 1906 को ये बना है, 1908 आते आते ये पूरे बंगाल में लगभग 300 प्राइमरी स्कूल और 500 सेकेंडरी स्कूल बना देता है, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। और इसके बाद ये बंगाल से जो इंडिया के जो दूसरे स्टेट होते हैं उनमें फैल जाता है, जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, उत्तर प्रदेश है, इन सब में और भी बहुत सारे स्कूल्स ये खोलता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्टूडेंट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्टूडेंट का क्या रोल रहा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्टूडेंट का क्या रोल रहा, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है,
रोल ऑफ स्टूडेंट या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था, ठीक है। तो 1919 में, ठीक है, 1919 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, रोलेट एक्ट, ठीक है। उस वक्त जो इंडिया का जो वाइसरॉय था वो था मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड। 1919 में उसने एक कानून बनाया कि रोलेट एक्ट के तहत कोई भी इंडियन, अगर वो उस पर अगर शक भी होता है अंग्रेजी पुलिस को, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स को अगर उस पर सिर्फ अगर शक भी रहता है, उसके पास उसके खिलाफ अगर कोई प्रूफ ना भी रहे तो भी चलेगा, अगर सिर्फ शक है तो शक की बिना पर भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे सजा भी दी जा सकती है बिना किसी प्रूफ के, ठीक है। तो ये था रोलेट एक्ट और ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा था हिंदुस्तानियों के लिए। और एक क्या हुआ था कि इसी के खिलाफ एक मीटिंग की गई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है। तो मीटिंग, जाहिर है मीटिंग हो रही है तो उसमें बहुत सारे लोग भी रहेंगे, है ना, मीटिंग में इकट्ठा। तो उस मीटिंग में जनरल डायर अपने ऑफिसर्स के साथ आता है और बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के वहां पर धड़ाधड़ फायरिंग स्टार्ट कर देता है। अब फायरिंग होगी तो लोग मरेंगे, तो बहुत सारे हिंदुस्तानी मारे गए। इसको बोलता है जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। रोलेट एक्ट के खिलाफ मीटिंग हो रही थी वहां पर, ठीक है। तो उस मीटिंग को जनरल डायर ने देखा और उस पर धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब उस वक्त का जो गवर्नर जनरल था, वाइसरॉय जो था, ठीक है, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड, उसने एक कमीशन बनाया, हंटर कमीशन, जिसके तहत जनरल डायर पर केस बैठाया गया, ठीक है, इंक्वायरी बैठाई गई और जनरल डायर को फिर सजा भी हुआ। खैर, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस तरह से गांधी जी के कहने पर शुरू हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें स्टूडेंट का क्या रोल रहा ये समझिए। ये तो मैंने अभी आपको एक बैकग्राउंड आपको बताया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंडियंस ने, स्टूडेंट ने कैसे हिस्सा लिया उसको समझिए। देखिए 1919 में ही, सॉरी 1919 में तो खैर इसका बैकग्राउंड था, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया जाता है और सन 1921 में, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स कलकत्ता आता है। प्रिंसिपल मैंने लिख दिया, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जब कलकत्ता आता है, ठीक है, तो यहाँ का स्टूडेंट उसका स्वागत कैसे करता है, काले झंडे से। काले झंडे से वेलकम करने का मतलब यह है कि यहाँ से चले जाओ, ठीक है, गो बैक। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया जाता है काले झंडे से। और उस वक्त जब प्रिंस ऑफ वेल्स कलकत्ता आता है, उस दिन पूरे बंगाल में सारे स्कूल कॉलेजेस सबको बंद किया जाता है, उन पर हड़ताल की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से प्रिंस ऑफ वेल्स को भगाने के लिए जो चलाया जाता है मूवमेंट, ठीक है, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चलाता है स्टूडेंट, ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था, ठीक है, ये पूरे इंडिया में फैल चुका था लगभग। और यहां तक कि वेस्ट बंगाल में एक जिला है मिदनीपुर, ठीक है, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है तमलोक, वहां का एक स्टूडेंट था गणाधर हाजरा, उसको ब्रिटिश पुलिस ने प्रोटेस्ट करने के जुर्म में इतना मारा कि लगभग उसकी मौत हो गई, ठीक है। गणाधर हाजरा कहाँ का रहने वाला था, वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है मिदनीपुर, ठीक है, उसका एक ब्लॉक है तमलोक, वहां का रहने वाला था गणाधर हाजरा, ठीक है। तो उसने भी बहुत सारा प्रोटेस्ट किया होगा, इसीलिए उसको ब्रिटिश पुलिस ने इतना मारा कि लगभग उसकी मौत हो गई, ठीक है। तो ये था रोल स्टूडेंट का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब हम लोग चलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ। लोग आ जाते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में स्टूडेंट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ठीक है, रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह। ये बेसिकली गांधी जी ने इसको लीड किया था, इस मूवमेंट को। और इस मूवमेंट की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने फॉलोअर्स के साथ, ठीक है, अपने फॉलोअर्स यानी जो उनके मानने वाले थे, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से निकलते हैं दांडी के साहिल पर। साहिल मतलब समुद्र का किनारा, कोस्टल एरिया, ठीक है। वहां पर गांधी जी अपने हाथों से नमक बनाकर, जो सॉल्ट टैक्स होता है, नमक का टैक्स, उसको तोड़ते हैं और कहते हैं कि नमक पे सबका हक है, इसके लिए किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तो रहा इसका बैकग्राउंड। अब स्टूडेंट का क्या रोल रहा है इसमें? देखिए, स्टूडेंट की जब मैं बात करता हूं ना, तो उसमें लड़का और लड़की दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और इस मूवमेंट में पहली बार लड़कियों ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, लड़कियों ने, जो गर्ल्स होती है, जो गर्ल्स स्टूडेंट होती है, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। और स्टूडेंट्स ने इसमें कई तरह के कंट्रीब्यूशन किए, जैसे कि पहले तो स्कूल और कॉलेजेस का बाइकआउट किया। ठीक है, और अंग्रेजों का बनाया हुआ पढ़ने लिखने से जुड़ा हुआ हर चीज का बाइकआउट किया, चाहे वो पेंसिल हो, पेन हो, बुक्स हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, अंग्रेजी मास्टर हो, कुछ भी हो। ठीक है, इंग्लिश टीचर हो, कुछ भी हो, उसका बाइकआउट किया। और स्वदेशी मूवमेंट भी खैर उस वक्त से चला ही आ रहा था। और इसके अलावा हड़ताल भी किया, दुकानों के सामने धरने भी दिया, यानी जो यहाँ पर जिस दुकान पे भी अगर अंग्रेजी सामान अगर बेचा जा रहा है, ठीक है, उसकी बिक्री हो रही है या लोग खरीदने रहे, तो वहां पर धरने दिए जाते थे, उस दुकान के सामने बैठे जाते थे। ठीक है, बैठ जाया जाता था ताकि प्रदर्शन किया जा सके। और प्रोटेस्ट भी काफी हुआ इसके खिलाफ। और जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चलाया जा रहा था, तो मिदनापुर एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, आज भी है। और वहां का एक ब्लॉक है तमलोक में लगभग हजारों तलबा ने, ठीक है, हजारों स्टूडेंट्स ने लगभग 6 महीना का हड़ताल भी किया था उस टाइम में। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। तो ये एक ब्रीफ सा एक था। ठीक है, आपको जब बोला जाएगा ना कि रोल ऑफ स्टूडेंट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आप सबको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी कर सकते हो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और याद रखिए, आप जब कभी भी अपना आंसर लिखें, ठीक है, आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया रोल ऑफ वुमेन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, या रोल ऑफ स्टूडेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप हर मूवमेंट के बारे में बताओगे कि हाँ, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, या एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल, या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हर मूवमेंट का आप पहले बैकग्राउंड बताकर उसके बाद जब आप स्टार्ट करोगे, तो आपके एक आंसर में एक वजन आएगा, आपके आंसर में एक दम आएगा। ठीक है, तो ये था रोल ऑफ स्टूडेंट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम लोग आ जाते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के क्विट इंडिया मूवमेंट में स्टूडेंट का क्या रोल रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, तो देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत होता है 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत होता है। अब जैसे ही इसका शुरुआत हुआ, तो देखिए 8 अगस्त 1942 का बाद से तो लगभग सारा स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाता है। स्टूडेंट एक तरह से कह सकते हैं कि वायलेंट मूवमेंट का तरफ उमड़ पड़ता है, कि उसका जो बिहेवियर होता है वो अब नॉन वायलेंट नहीं रहता, कि गांधी जी का जो सिद्धांत था कि हमको नॉन वायलेंट करना है, वो नॉन वायलेंट नहीं रहता, वो वायलेंस में उतर जाता है। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 जब शुरू होता है, तो उस वक्त एक पेपर छपता था, अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका। ठीक है, इस पेपर में उस वक्त कुछ खबर छपता था जिसके अनुसार बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी जानें गंवाई। ठीक है, क्योंकि नॉन वायलेंस मूवमेंट, वायलेंस मूवमेंट में तो उतर गया था ना, तो जाहिर है वायलेंस अगर करेगा तो जाने भी जाएंगी। अगर नॉन वायलेंट रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, यानी भारत छोड़ो मूवमेंट के दौरान क्या हो रहा था कि जब कभी भी अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता था, तो जाहिर है पुलिस उन पर लाठीचार्ज भी करेगी, कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट उस वक्त हो रहा था, 1942 का दौर था वो, और क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे देश में चलाया जा रहा था। तो जाहिर है कि पुलिस उन पर लाठीचार्ज करेगी, बहुत सारों की जानें भी जाएंगी। अब जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो स्कूल कॉलेजेस को तो बंगाल में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, मतलब परमानेंटली बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट के मन में नेशनलिज्म का भावना भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। नेशनलिज्म, जैसे कि मैंने बताया कि नेशनलिज्म किसको बोलते हैं, कि आपको ये फीलिंग कराना, आपको इस बात का एहसास कराना कि आप कुछ भी नहीं है, आपका देश आपसे पहले है, यानी कि आपका देश हर हाल में आपसे पहले है, आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका देश आपसे भी बहुत बड़ा है, आपके लोगों से भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये फीलिंग होता है नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म की वजह से ही हमने अंग्रेजों से आजादी पाई थी इंडिया में। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जहां पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर खलबली देखी गई, ठीक है, कहीं पर बहुत ज्यादा अगर बेचैनी कहीं पर देखी गई, तो वो था मिदनापुर जिला में। ठीक है, मिदनापुर जो कि बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा इसमें हलचल देखी गई कि क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे ज्यादा कहां पर इसका मामला गर्म था, तो वो था
बंगाल का मिदनापुर जिला में, ठीक है। वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके दिल में वायलेंस उमड़ पड़ा कि अब हमको वायलेंस से काम लेना पड़ेगा। याद रखिए ये टाइम है 1942 का। इसको आप आर्म्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से मत जोड़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आर्म्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो था वो 30 से 33 के बीच में हुआ था, ठीक है, 30 से 33 के बीच में। चाहे वो चिट्टा गैंग आर्मरी रेड हो, सूर्या सेन का मरना हो, प्रीति लता वाडेकर का मामला हो, कल्पना दत्ता का मामला हो, या खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चाकी हो, या फिर बिनोय बादल दिनेश, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब मामला को आप आर्म्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है, गलती से भी नहीं। तो ये अलग है और वो अलग है। ये 1942 का दौर है, वो 30 से 33 का दौर है, ठीक है। तो अब हम लोग उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे, आर्म्ड रिवोल्यूशनरी की तरफ। अब हम लोग आ जाते हैं आर्म्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में, ठीक है। आर्म्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट यानी स्टूडेंट जो अब तक नॉन वायलेंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, यानी उनका कोई भी मूवमेंट हो वो नॉन वायलेंस के हिसाब से चल रहा था, यानी कि गांधी जी के हिसाब से चल रहा था कि हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन ये जो आर्म्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ सन 1930 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हालांकि इसका स्थापना बहुत पहले से कर दिया गया था, लेकिन ये पीक पर आया 1930 में, ठीक है, अपना चरम पर आया 1930 में। तो आर्म्ड रेवोल्यूशनरी बेसिकली जो था कि जो नॉर्मल जो ट्रेंड उस वक्त जो चल रहा था नॉन वायलेंस वाला, उससे हट के वायलेंस पे उतर आया था। ये था, ट्रेंड बदल चुका था। तो इसका शुरुआत कब होता है? देखिए 1905 में जब बंगाल का जब डिवाइड किया जा रहा था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि कार्लाइल सर्कुलर ने, मतलब कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था 22 अक्टूबर को, जिसके तहत स्टूडेंट चाहे वो स्कूल के हो, कॉलेजेस के हो, ठीक है, सबको एक तरह की धमकी दी गई थी कि जल्द से जल्द बाइकआउट मूवमेंट को खत्म कीजिए और अपना कॉलेज में वापस से पढ़ने के लिए जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पहले तो इस बाइकआउट मूवमेंट के लिए आपको अरेस्ट किया जाएगा और कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा, और जितनी भी सरकारी जो सुविधाएं आपको दी जा रही वो सारी की सारी खत्म कर दी जाएगी। तो ये बेसिकली एक तरह का धमकी था, और उसको फिर खत्म करने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाया गया। अब आते हैं आर्म्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में, ठीक है। इसका देखिए आर्म्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो कि चल रहा था, चिट्टा गैंग आर्मरी रेड अप के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। उसको लीड कर रहे थे सूर्या सेन, सूर्या सेन, ठीक है, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाती है। बेसिकली एक स्कूल मास्टर थे, इसीलिए इनको मास्टर दा कहा जाता था। इनका नाम था सूर्या सेन। सूर्या सेन का जिंदगी का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने चिट्टा गैंग आर्मरी रेड, ठीक है, जो कि आज भी बांग्लादेश का एक हिस्सा है, जिसको सिटी है वो एक्चुअली में चिट्टाग्राम, आज का जो उसका नाम है वो है चिट्टाग्राम, उस वक्त उसका नाम चिट्टा गैंग था, ठीक है। तो 18 अप्रैल 1930 को वहां पर चिट्टा गैंग आर्मरी रेड हुआ, जिसमें उनके साथ और भी 2 लोग थे, ठीक है, 2 और कई लोग थे, ठीक है। तो सूर्या सेन चिट्टा गैंग आर्मरी रेड में इन्वॉल्व हुए, और चिट्टा गैंग आर्मरी रेड करने के बाद वो जलालाबाद की पहाड़ी इलाकों में जाकर छुप गए, क्योंकि जाहिर सी बात है चिट्टा गैंग आर्मरी रेड का केस होने का बाद ब्रिटिश पुलिस तो उन्हें ढूंढने के लिए निकलेगी, तो वो छुपेंगे कहाँ? वो छुपे थे जलालाबाद की पहाड़ी इलाकों में। वो लगभग 2 रोज तक वहां पर उनसे भिड़ते रहे और आखिर में उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। सूर्या सेन की तो यहाँ पर मौत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हेमचंद्र घोष, ठीक है, हेमचंद्र घोष, सब नाम आप याद रखिएगा थोड़ा। हेमचंद्र घोष ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था बंगाल वॉलंटियर्स, ठीक है, जिसको बंगाल रजाकार भी कहते हैं। अब बंगाल वॉलंटियर्स इसने बनाया कब? 1912 में, याद रखिएगा 1912 में हेमचंद्र घोष ने बंगाल वॉलंटियर्स बनाया 1912 में, ठीक है। वॉलंटियर्स का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से काम करे। देखिए उस वक्त हो क्या रहा था आर्म्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के दौरान कि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने समझा कि हाँ नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होगा, अब हमको वायलेंस का रास्ते में उतरना ही होगा। तो वो क्या करते थे, वो बिना ज्यादा आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता था, क्योंकि अगर ज्यादा आदमी अगर इन्वॉल्व रहेगा तो वो जो सीक्रेट एजेंसी जो हम लोग बना रहे वो सीक्रेट नहीं रहेगा, वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाएगा, ठीक है, यानी वो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए कुछ स्टूडेंट क्या करते थे कि सीक्रेटली उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, ठीक है, उसका हिस्सा बन जाते थे और वायलेंस तरीके से अंग्रेजों को सबक सिखाते थे।
तो हेमचंद्र घोष ने 1912 में बंगाल वॉलंटियर्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसमें 3 खास जो मेंबर थे उनके नाम आपने जरूर सुने होंगे, बिनोय, बादल और दिनेश। बिनोय, बादल और दिनेश, ये उस वक्त के स्टूडेंट थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए थे। ठीक है, बंगाल वॉलंटियर्स का वो हिस्सा थे, मेंबर्स थे, बिनोय, बादल, दिनेश। ठीक है, अब हेमचंद्र घोष ने जो बंगाल वॉलंटियर्स 1912 में बनाया था उसके ये 3 मेंबर्स थे। तो इनका एक काम था, ठीक है, इनका जो जिंदगी का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, जो जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है और आज हम और आप भी इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनका क्या काम था देखिए। इन्होंने जो अपनी जिंदगी में जो मेन काम अंजाम दिया वो था 8 दिसंबर 1930 वाला केस। ठीक है, 8 दिसंबर 1930 को, ठीक है, बिनोय, बादल और दिनेश जो कि बंगाल वॉलंटियर्स का मेंबर थे, जो एक तरह से आर्म्ड रिवोल्यूशनरी एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था। 8 दिसंबर 1930 को ये तीनों राइटर्स बिल्डिंग में एंटर करते हैं, ठीक है, दाखिल होते हैं। और 8 दिसंबर 1930 को ये उस टाइम का जो एक अंग्रेजी ऑफिसर था, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था सिम्पसन, उसको ये दोनों मारने के लिए राइटर्स बिल्डिंग में जाते हैं। ठीक है, बिनोय, बादल और दिनेश। अब बिनोय, बादल, दिनेश जब फायरिंग करते हैं तो फायरिंग के दौरान जो बिनोय और बादल थे इन दोनों को गोली लग के इनकी मौत हो जाती है। जाहिर है फायरिंग हो रही है तो जाहिर है अंग्रेजी ऑफिसर भी फायरिंग करेगा, उसका साथ भी तो कुछ ऑफिसर होगा ना, सिम्पसन अकेला तो रहेगा नहीं। तो गोलीबारी के दौरान बिनोय और बादल को गोली लग जाती है। ये तीनों स्टूडेंट याद रखिएगा, बिनोय और बादल को गोली लग जाती है और दिनेश जो है इस पर मुकदमा चलाया जाता है और बाद में इसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। और हिस्ट्री में इस इंसिडेंट को कहा जाता है कॉरिडोर वॉरफेयर। कॉरिडोर वॉरफेयर, ठीक है, इस इंसिडेंट को हिस्ट्री में कॉरिडोर वॉरफेयर कहा जाता है। ये कब हुआ था? 8 दिसंबर 1930 को। इसके जो 3 खास मेंबर थे वो थे बिनोय, बादल, दिनेश, जो मेंबर थे बंगाल वॉलंटियर्स के। बंगाल वॉलंटियर्स को बनाया था हेमचंद्र घोष ने 1912 में। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखना जरूरी है, ताकि क्योंकि आंसर में ना अगर आप अगड़म बगड़म या ईटा पत्थर अगर भर दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको फैक्ट लिखना पड़ेगा, टू दी पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। इसीलिए मैं भी बात टू दी पॉइंट ही करता हूँ, इधर उधर की मैं बातें करके आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज कॉरिडोर वॉरफेयर, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स तक हाईएस्ट पूछेगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में नहीं आता, 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये पूछ सकता है व्हाट इज कॉरिडोर वॉरफेयर। 4 मार्क्स में अगर पूछेगा तो हो सकता है उसका साथ एक और एडिशनल क्वेश्चन लगा दे, छोटा मोटा क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉरिडोर वॉरफेयर अगर बोलेगा तो आपको यही वाला इंसिडेंट बताना है, डेट बताना है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व था, किसको मारा गया। ठीक है, ये सारा बता के आपको खत्म करना है। ठीक है, तो ये था बंगाल वॉलंटियर्स का किस्सा। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है आर्म्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में, वो है बीना दास। तो बीना दास ने क्या किया था, देखिए 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी 1932 को, ठीक है, 8 फरवरी 1932 के टाइम में, ये अपने कॉलेज के टाइम में थी, उस वक्त उनकी उम्र लगभग 21 साल की थी। ठीक है, और वो अपने कॉलेज के दिनों में थी। तो कॉलेज के दिनों में उस वक्त कॉलेज में जाहिर है कॉन्वेंशन प्रोग्राम तो होता ही है। उस कॉन्वेंशन प्रोग्राम के दौरान उस वक्त का जो गवर्नर था, ठीक है, स्टैनले उसका नाम था, स्टैनले। तो जाहिर है कि कॉन्वेंशन में उस वक्त का गवर्नर भी आया हुआ रहेगा। तो 8 फरवरी 1932 को बीना दास ने स्टैनले पर गोली चलाई। अंग्रेजी ऑफिसर था, जाहिर है उससे दुश्मनी तो रहेगी, तो उस पर गोली चलाई, उसका निशाना चूक गया। लेकिन उस हिम्मत ने, बीना दास की उस हिम्मत ने औरतों के दिलों में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक ज्योत जला दी थी कि हाँ, औरत होकर भी हम अंग्रेजों से आजादी ले सकते हैं। ठीक है, तो बीना दास का जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था कि उसने 8 फरवरी 1932 को, जब वो मात्र 21 साल की थी, उसने उस वक्त के गवर्नर स्टैनले पर गोली चलाई थी। ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एक कॉन्वेंशन हो रहा था, उसके दौरान उसने गोली चलाई थी स्टैनले पर। गोली जब चलाई तो भले ही उसका निशाना चूक गया था, लेकिन निशाना चूकने का बाद भी कहीं ना कहीं तो उसका हिम्मत का, उसकी बहादुरी का तारीफ किया जाता होगा। अरे निशाना चूक गया, अगर निशाना लग ही जाता तो काम निकल जाता। लेकिन खैर निशाना चूक गया था, लेकिन फिर भी ये जो वाकया है ये हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी क्रिएट करता है। ठीक है, बीना दास को इसी के लिए याद ही किया जाता है। ठीक है, तो आप भी टू द पॉइंट लिखे तो ज्यादा अच्छा है अपने एग्जाम्स में। ठीक है, जितना आप कम लिखेंगे एग्जामिनर्स को उतना कम पढ़ने में और टू दी पॉइंट पढ़ने में आसानी होगी, तो आपका
साइन भी आसानी से कर सकेगा। ठीक है, नाम देना है, डेट देना है और क्या कारनामा किया था वो देना है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं आज का हमारा आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, राशिद अली डे ये क्या था, कब से शुरू हुआ, किस दिन को राशिद अली डे के नाम से जाना जाता है। देखिए, राशिद अली डे बेसिकली मनाया जाता है 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1946 को। ठीक है, ये राशिद अली डे है। अब इसका शुरुआत कब से हुआ उसको समझिए। देखिए, 11 फरवरी उसी साल, ठीक है, 11 फरवरी 1946 को कोर्ट में, ठीक है, आजाद हिंद फौज, ठीक है, आजाद हिंद फौज का एक एमिनेंट ऑफिसर यानी एक बहुत ही काबिल ऑफिसर को 7 साल की सजा हो जाती है। ठीक है, कितना साल का? 7 साल का सजा हो जाता है। किसको? राशिद अली को। वो आजाद हिंद फौज का एक एमिनेंट ऑफिसर था। 11 फरवरी 1946 को उसको सजा सुनाई जाती है, लेकिन उसके उसी दिन कोर्ट के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट, हजारों की तादाद में, हजारों की गिनती में स्टूडेंट वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें रिहा करो, उन्हें आजाद करो, राशिद अली को सजा नहीं होनी चाहिए। अब 11 की रात को प्रोटेस्ट, 11 की सुबह को प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उनकी सजा माफ नहीं की गई। राशिद अली को सजा हुई। ठीक है, 7 साल की। 11 फरवरी 1946 को स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने बहुत बार वार्निंग दिया, ठीक है, लाठी चार्ज भी किया। अब 11 से 12 का रात में क्या हुआ उसको देखिए। 11 फरवरी को प्रोटेस्ट हो रहा है, 11 से लेकर 12, ये जो रात का जो टाइम है, ठीक है, नाइट का टाइम में क्या हुआ, पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। 11 से 12 का रात में, 11 फरवरी को प्रोटेस्ट हो रहा है, 11 फेब, ठीक है, और 12 फेब का बीच में रात में फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग शुरू जब हुई तो लगभग 384 लोग मारे गए। कितने? 384 लोग मारे गए। जबकि अंग्रेज ये कहती है अपने ऑफिशियली अंग्रेजों ने डिक्लेयर किया कि सिर्फ 84 लोग मारे गए। ओनली 84 स्टूडेंट्स वर किल्ड। ठीक है, सिर्फ 84 लोग ही मारे गए, 84 स्टूडेंट ही मारे गए। तो रात में गोलीबार हुई, अब 84 लोग मारे गए। तो 12 फरवरी 1946 को राशिद अली डे मनाया जाता है और ये कंटिन्यू उस वक्त किया गया था 12 से लेकर 14 फरवरी 1946 तक, यानी कि लगभग पूरी 3 दिन चलाया गया था राशिद अली डे। ठीक है, तो ये था राशिद अली डे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 7। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 7, मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन स्टूडेंट एंड द मार्जिनल पीपल इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, इस वीडियो में मैंने स्टूडेंट का क्या रोल था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। ठीक है, चाहे वो एंटी पार्टीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ बंगाल हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो या आर्म्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हो। ठीक है, उसमें स्टूडेंट का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या रोल था, क्या पार्टिसिपेशन था, उन लोगों ने उस मूवमेंट में क्या किया था, अपने लीडर्स का किस तरह से साथ दिया था, इसके बारे में आज हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 था चैप्टर 7 का, और पार्ट 3 मैं जल्द लाऊंगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी इसी चैप्टर का करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा द मार्जिनल पीपल इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, उसमें उसका क्या रोल था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट में, और दलित के क्या नजरिए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट थी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।